प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपको कल मैंने भारत के भूगोल में सामान्य परिचय, इसका भौतिक वितरण के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल में जो भौतिक प्रदेश है भारत का, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैंने कल आपको भौतिक प्रदेशों में 4 भागों में डिवाइड बताया था। एग्जैक्टली 4 भाग कौन कौन से हैं वो आपको कल बताया था। वह एक पहला था उत्तर पर्वतीय प्रदेश, 1 नंबर था। 2 नंबर विशाल मैदान या मध्यवर्ती मैदानी भाग। 3 नंबर था प्रायद्वीप पठार और 4 नंबर था तटीय मैदान या द्वीप समूह। ऐसे कुल 4 भागों में भारत के भौतिक प्रदेश विभाजित है। कल भौतिक आपने पहले हिमालय के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको दोबारा। उत्पत्ति और उसका विश्लेषण इस प्रकार से है कि भारत की जो लोकेशन है, उत्तरी क्षेत्र और ये पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्व में चंद्राकार आकृति में या धनुषाकार आकृति में, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक धनुषाकार आकृति में हिमालय की स्थिति है, जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। उसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर या 125 किलोमीटर चौड़ाई में है। स्थित संकीर्ण पेटी में फैला हुआ है। इसके 4 भाग थे हिमालय के, या 4 भागों में डिवाइडेड है। एक श्रृंखलाबद्ध रेखा के रूप में, एक ये रेखा है, दूसरी रेखा ये, तीसरी रेखा ऐसे 4 रेखाओं में वर्गीकृत है, जिसको मैंने एक नाम दिया ट्रांस हिमालय, जो एग्जैक्टली महाहिमालय के उत्तर में है। दूसरा सेकंड है, उसका नाम है महाहिमालय। तीसरा थर्ड है, उसका नाम है लघु हिमालय। और चौथा है, उसका नाम है शिवालिक। ये 4 श्रृंखला पर्वत श्रेणियाँ किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई वो इस प्रकार से है। प्लेट सिद्धांत में पढ़ा होगा कि इंडियन प्लेट और एशिया प्लेट, जब जो 2 प्लेटें आपस में एक से एक और खिसकती है तो आंतरिक बल या वलन पड़ जाता है। चट्टानों में आंतरिक वलन से मोड़ पड़ते हैं। एशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों आमने सामने सकती है तो चट्टानों में मोड़ पड़ने से वलन पड़े, वलनों में 4 मोड़ पड़े। जो उठे हुए भाग पर्वत बन गए और जो धसे हुए भाग थे वो घाटी या गर्त बन गए। इस प्रकार उत्तरी भाग है वो आपका, इसका उत्तरी भाग क्षेत्र ये था, इसका नाम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो वर्गीकरण है वो इस पर ये काराकोरम श्रेणी है। सेकेंड नंबर आता है इसका दूसरी काराकोरम श्रेणी, और आपका ये जास्कर है, ये आपका कैलाश है, ये लद्दाख है। ये 4 श्रेणियाँ हमको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। दूसरा है आपका महाहिमालय, जो आपका उत्तर में सिंधु नदी यहाँ गुजरती है, और ब्रह्मपुत्र लास्ट इधर जो पूर्व में बहती है। दोनों का सिंधु नदी का जो छोर है उससे स्टार्ट होकर पूरा ब्रह्मपुत्र तक को जो लंबी श्रृंखलाबद्ध जो श्रेणी है उसका नाम है महाहिमालय, जिसका पूर्वी भाग का पर्याप्त ऊंचा है। उसे यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, शिखर है, वो लगभग 8000 या 7500 मीटर ऊंचाई पे है। इधर वाला भाग है वो कम ऊंचाई है, 5000 5,500 मीटर ऊंचाई पर है। इसका जो ये भाग है पश्चिम भाग है या उत्तर पश्चिम भाग है अधिक फैला हुआ है, और पूर्वी भाग है वो संकरा है। यहाँ जो संकरा, यहाँ अधिक बल लगने से संकरा हो गया, ऊंचाई बढ़ गई। इधर पश्चिम भाग पे दबाव कम पड़ने से ऊंचाई कम बढ़ी है और अधिक चौड़ाई में फैला हुआ है। इस प्रकार से ये महाहिमालय जो श्रेणी आती है वो आपका नंगा पर्वत है। आपका यहाँ नंगा पर्वत है, K2 गार्डियन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वर्तमान में पाक अधिकृत क्षेत्र में आती है। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो आपका कंचनजंगा है। वैसे एग्जैक्टली तो K2 है गार्डियन ऑस्टिन, लेकिन वो वर्तमान में भारत के या पाकिस्तान के अधिकृत होने के कारण वो इसमें नहीं देखा जाता। अभी वर्तमान में जो चोटी है कंचनजंगा जो सिक्किम में है वो है कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। जो आपका नेपाल पर्वत, यह नेपाल यहाँ उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार दूसरा महाहिमालय आ गया। दूसरा आपका महाहिमालय बता दिया मैंने आपको, ट्रांस हिमालय। उसके दक्षिण में जो महाहिमालय, उसकी लंबाई बता दी, उसकी ऊंची चोटियाँ बता दी। तीसरा आता है आपका नीचे वाला लघु हिमालय, जो भी ये भी महाहिमालय के समानांतर क्रमबद्ध रेखा में है, जो आप पंजाब से लेकर आपका वेस्ट बंगाल तक श्रृंखलाबद्ध क्षेत्र में फैला हुआ है। इसलिए इसकी ऊंचाई कम है। इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर 4500 मीटर के बीच में है, और चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर के मध्य है।
इसके दक्षिण में एग्जैक्टली वो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, जो एग्जैक्ट वास्तव में एक पहाड़ी नहीं है। इसी तीनों पर्वतों का या महाहिमालय का, लघु हिमालय का अवसाद था, जो नदी द्वारा या बहकर, गुड़कर, लौटकर, खिसक कर भूस्खलन द्वारा यहाँ का लौट कर एकत्रित हो गया। तो इसी का निर्माण, इसका मतलब अवशेष हो जाने से या जमा हो जाने से इसका नाम ये पहाड़ी रूप धारण कर लिया। इसे बोलते हैं आप शिवालिक श्रेणी। इस प्रकार 4 श्रेणी में डिवाइड था। महाहिमालय को प्रादेशिक वर्गीकरण में 4 भागों में बांटा गया है। एक पंजाब हिमालय, एक कुमायूं हिमालय, एक नेपाल हिमालय, एक असम हिमालय। सिंधु नदी ये वाली, यहाँ पे एक नदी उसका नाम सतलज, और यहाँ पे एक नदी उसका नाम है तिस्ता, और यहाँ पर एक नदी उसका नाम है ये काली, और ये तिस्ता जो आपकी लास्ट में ब्रह्मपुत्र। 4 नदी क्रम है। हिमालय से 4 नदियाँ निकलती है मोटे बड़े स्तर पर। एक सिंधु जो आपके भारत के एग्जैक्टली उत्तर पश्चिमी जम्मू कश्मीर में बहती है, दूसरी आपकी सतलज, और तीसरी आपकी काली, चौथी आपकी ये तिस्ता, लास्ट में ब्रह्मपुत्र। राशि वितरण में पंजाब हिमालय जो आप सिंधु से लेकर सतलज के बीच वाला जो भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, जो आपका सतलज से लेकर एक नदी, इसका नाम है काली नदी है, जो इसके बीच जो क्षेत्र है वो आता है कुमायूं हिमालय। तीसरा आता है नेपाल हिमालय, जो नेपाल और ये आपका तिस्ता नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है वो आता है आपका तिस्ता और काली के बीच वाला जो क्षेत्र आता है वो आता है आपका नेपाल हिमालय। और उससे आगे जो रह गया, बाकी जो बचा पूरी जो प्रदेश है, पूरी पहाड़ी प्रदेश है, इसमें असम आ गया, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड पहाड़ियाँ, जो गारो, खासी जयंती है, इन पहाड़ी का क्रम है वो असम हिमालय में आता है। इसका सामान्य वर्गीकरण ये था, महाहिमालय, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय और शिवालिक। अब आता है आपका अगला जो इसी का जो सेकंड भाग है वो विशाल मैदानी भाग, जो एग्जैक्टली ये महाहिमालय, हिमालय के दक्षिण में एक गर्दनुमा घाटियों प्रदेश था, जो इसके दलदल या इसके कांप मर्दा से या इसके लय अवसाद से जो नदियाँ बहती है, गोदावरी है, गंगा है, यमुना है, सोन है, गंडक है, घाघरा है, ब्रह्मपुत्र है, काली है, तिस्ता, इन नदियों से लाया गया अवसाद इस क्षेत्र में ढाल कम होने के कारण जमा हो गया, और यहाँ पर कंकड़ पत्थर रेत जमा हो जाने से समतल भर गया, समतल ढाल कम हो गया, मैदान का निर्माण हो गया। तो इसमें इसके में जो मैदानी भाग है ये काम मर्द से निर्मित है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फसलें उत्पादन की जाती है। इससे जो मुख्य जो राज्य भारत के राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ भाग, दक्षिणी पश्चिम भाग आता है, दक्षिणी पूर्वी भाग आता है, और इसमें यूपी आ गया, कुछ बिहार का क्षेत्र है, झारखंड है, और छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ तक का क्षेत्र पूरा मैदानी भूमि में आता है। यहाँ पर गेहूँ की कृषि, कपास की कृषि, चावल की कृषि बड़े स्तर पर की जाती है। मैदानी भाग में जो ढाल के अनुसार इसको 5 क्रमों में या 6 क्रमों में डिवाइड कर रखा है। ढाल के अनुसार जहाँ पर एग्जैक्ट मतलब पहाड़ से नदी या पहाड़ से नदी उतरती है तो एकदम ढाल कम हो जाने के कारण उसमें साथ लाया गया मलबा, कंकड़ पत्थर मोटे होते हैं, गुड़ के आते हैं, खिसक के आते हैं, वो उसके तलहटी के किनारे या गिरिपद पहाड़ के पैरों में पद पे ही जमा हो जाते हैं। उसमें पानी उतरते ही उस कंकड़ पत्थरों में पानी अदृश्य हो जाता है और वहाँ पर कंकड़ पत्थर पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। उस प्रदेश बोलते हैं भाबर प्रदेश। मतलब कंकड़ उसमें कृषि योग्य नहीं होता, वो कंकरीला होता है, कंकरीली मर्दा होती है, उसमें बड़े बड़े छोटे बड़े कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते हैं, उसमें पानी बहाव दिखाई नहीं पड़ता, उसे अदृश्य क्षेत्र को बोलते हैं भाबर प्रदेश। उससे आगे कुछ आगे निकलते, इससे आगे बढ़ने के बाद में जो क्षेत्र है अचानक वहाँ पर ढाल कम हो जाने के कारण कंकड़ पत्थर एकत्र नहीं हो पाते, वहाँ की मिट्टी होती है, दलदली मर्दा होती है, पानी भर जाता है। जो अदृश्य नदियाँ थी वो आपस में प्रकट हो जाती है इस क्षेत्र में, उससे बोलते हैं तराई प्रदेश। यानी वहाँ पर पुनः जल प्रकट हो जाता है, उससे बोलते हैं तराई प्रदेश। ये यहाँ पर दलदली क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी पर्याप्त वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा बहुत कृषि कार्य किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है वहाँ पर दलदली भूभाग के कृषि अनुपयोगी पड़ा हुआ है। तीसरा होता है आपका खादर प्रदेश, जहाँ पर नई मर्दा हर वर्ष बाढ़ के दौरान नई मर्दा जमा होती है। दो चीज़ खादर बांगर दो होता है, एक बांगर भी होता है,
खादर और बांगर में अंतर ये है कि खादर हर वर्ष, प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष में जब नदी में बाढ़ आती है तो अब नई मृदा का निक्षेप जमा होता है, उसे बोलते हैं खादर मृदा। और बांगर जब पूर्व मतलब वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र, मतलब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र नहीं होता है, वो पहले कभी बाढ़ आई थी, अब बाढ़ नहीं आती है, पानी इतना भराव नहीं होता है, उस क्षेत्र में बांगर प्रदेश की मृदा कहा जाता है जो बाढ़ से परे हो। तीसरा आता है रू क्षेत्र, जहाँ पर मर्द मतलब जैसे पंजाब हरियाणा क्षेत्र है, वहाँ पर भूमिगत जल द्वारा कृषि की जाती है और मैदानी भाग है भूमिगत जल से लाया गया पानी का, जिसमें कई रासायनिक तत्व मिले होते हैं, उससे मर्दा में एक कलर या रह की समस्या हो जाती है, मर्दा में सारी मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, उसे रूह कहा जाता है। बूढ़ होता है जब पथरीली मृदा है, कंकरीली मृदा होती है, उसमें मिट्टी का कटाव होकर अपक्ष होकर वहाँ से कट जाती है और उबड़ खाबड़ मृदा दिखाई पड़ती है। कंकरीली मृदा ठोस या दृढ़ भूखंड में रूप में रह जाती है, उसे आप बोलते हैं बूढ़ भूमि बोलते हैं। रू हो गया कलर, यानी कॉलर आना, लेदर आ जाने से बोलते हैं ना, उसी प्रकार ये रू होता है, मतलब उसमें पानी के भर जाने से सारे की मात्रा बढ़ जाती है। और बूढ़ में होता है वहाँ पर मृदा का अपक्ष हो जाने से वहाँ से मिट्टी हट जाती है, कठोर चट्टानें वहाँ पर उबड़ रूप में बनी रहती है। डेल्टा मृदा होता है लास्ट, जहाँ पर नदी जिस नदी क्षेत्र में, जिस मुहाने में, जिस सागर में गिरती है, जहाँ पर लास्ट उसका छोर होता है, जिस सागर झील तालाब में गिरती है, उस भाग पर लास्ट में बारीक डस्ट या रेत जमा हो जाती है। ढाल कम होने के कारण, गति मंद हो जाने के कारण, ढाल में कमी, गति मंद होने के कारण से मोटे कंकड़ पत्थर बहुत नहीं बह पाते हैं, छोटे रेत जो कण होती है यथावत जमा होती रहती है, उसे उस क्षेत्र बोलते हैं डेल्टाई मृदा। जिसे मैग्रो वनस्पति रहती है वेस्ट बंगाल में, ऐसे वो सुंदरवन डेल्टा है, ऐसे गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो माना जाता है। इस प्रकार ये 6 प्रकार ये मेदविस्थान मैदान के प्रकार बताया मैंने आपको। आगे अपन कल जो बात करेंगे वो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र उसके पठार के बारे में बात करेंगे। 2 चीज़ मैंने आपको बताई है, हिमालय प्रदेश के बारे में और विस्थान मैदान के बारे में। कल आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।